हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल बॉबी साइंस में। और देखिए, आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन डिपेंड लेकर आया हूं जो आरआरबी ग्रुप डी में आपके लिए पूछे जाने वाले हैं। मतलब जिस तरह क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाएंगे उस तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आप लगे रहिए मेरे साथ, मतलब देखते रहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यदि कोशिका के राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए, मतलब किसी कोशिका है और उसके अंदर राइबोसोम क्या है, वो कोशिका का एक अंग है ना, कोशिका अंग है ये राइबोसोम। अगर हम इसे नष्ट कर दें तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसमें क्या नहीं होगा, देखिए प्रकाश का संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश का संश्लेषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, वसा संचय होता है ना, वसा का संचय नहीं होगा, या प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, मैं आपके लिए बता दूं कि जो ये राइबोसोम है, राइबोसोम आपका जो कार्य करता है, वो राइबोसोम का जो कार्य होता है वो आपके लिए बता दूं प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। राइबोसोम कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? आपका राइबोसोम। ठीक है, अगर हम इसकी को नष्ट कर दें तो क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके लिए, तो नया क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरएनए का मुख्य कार्य जो होता है आपका, मान लीजिए आपका आरएनए है, आरएनए की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन एक होता है, इसके बाद आप डीएनए पढ़ते होंगे। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड करके इसकी फुल फॉर्म होती है ना। देखिए, इसका आरएनए का जो कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। ठीक है, इसका बी आंसर राइट है। लेकिन डीएनए का जो कार्य होता है, डीएनए कार्य जो होता है वो आनुवांशिक लक्षणों का, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का। ठीक है, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षण का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है, दूसरे स्थान पर ले जाना, ये इसका कार्य होता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो कार्य है क्या है, आरएनए का कार्य आपका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कोशिका में भोजन का या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? देखिए, कोशिका के अंदर जो भोजन का और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होता है वो कहाँ पर होता है? ऑक्सीकरण जो एक प्रकार की मतलब श्वसन क्रिया है ना, श्वसन क्रिया। तो ये श्वसन कौन करता है? तो इस श्वसन आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कोशिका का श्वसन अंग भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका वो कोशिका का श्वसन अंग भी कहलाता है। कोशिका का श्वसन अंग भी है ये, श्वसन अंग भी यही कहलाता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप। मतलब अब तक जो पढ़ते हुए आए होंगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, ये पढ़ते हुए होंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन अंग भी कहते हैं कोशिका का। ठीक है, तो ये बात आपके लिए नोट कर लेनी है। आगे देखते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन पर, कि वनस्पति कोशिका प्राणी कोशिका में कौन सा अंतर होता है ना, कौन सा अंतर होता है प्राणी कोशिका या जंतु कोशिका में? तो एक ही अंतर होता है। देखिए, बहुत साफ है वो अंतर। इसका जो अंतर है वो क्या होता है प्राणी कोशिका में और जंतु कोशिका में? देखिए, नंबर 1 बात तो इसमें ये है कि जो कोशिका होती है, कोशिका इस प्रकार की, मान लीजिए इस प्रकार की सेल बनी हुई है और हर एक सेल के ऊपर कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होना जरूरी है। तो ये केवल पादप कोशिका में होती है, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती। ठीक है, तो जो इसकी कोशिका भित्ति है वो एब्सेंट होती है ना, कोशिका भित्ति जो है वो एब्सेंट होती है पादप कोशिका के अंदर, जंतु कोशिका के अंदर। और दूसरी बात, एक चीज़ होती है हरित लाभक, आप पढ़ते होंगे गोल्जी का है,
दूसरी बात हरित लवक, है ना, हरित लवक। ये दो चीज़ें जो हैं आपकी अब्सेंट होती हैं कोशिका के अंदर, ठीक है, कोशिका के अंदर, मतलब कौन सी कोशिका के अंदर, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है और कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी दे रखी है, तो कोशिका भित्ति दे रखा है, तो इसका ए आंसर आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चौथा क्वेश्चन हो गया है। पाँचवें क्वेश्चन की बात करें तो पाँचवा आपको कुछ इस प्रकार है ये कि कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं किसके लिए, कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है, आप पढ़े होंगे तो कोशिका दो प्रकार की होती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, है ना, और दूसरी जो होती है आपकी यूकैरियोटिक होती है ना, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो हम इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रो, है ना, प्रो इसमें शुरू में आ रहा है। प्रो का जो आंसर होता है, जो शाब्दिक अर्थ है हिंदी में, वो प्रारंभिक होता है, प्रारंभिक। देखिए प्रारंभिक कोशिका में होता क्या है कि कुछ जो मानते हैं कोशिका के अंदर केंद्रक को अनुपस्थित मान लेते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि केंद्र की अनुपस्थित हो, लेकिन केंद्रक के बिना कोशिका नहीं कह सकते हम। पूर्ण कोशिका हम तभी कहते हैं जब किसी कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। लेकिन मैं आपके लिए बता दूं क्या चीज़ एब्सेंट होती है कोशिका के, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ये केंद्रक होता है कोशिका के बीचों बीच में, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह से जो है ना ये एक केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में बन रही होती है, ठीक है। जब प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उस टाइम कोशिका के जो केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है, वो बन रही होती है उस टाइम पे, मतलब अर्ध विकसित होती है, अल्प विकसित, है ना, अल्प विकसित होती है, मतलब इसके जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित होता है केंद्रक। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो केंद्रक के ऊपर झिल्ली है वो पूर्ण विकसित हो जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसे हम परिपक्व कहते हैं, परिपक्व। इस टाइम ये मैच्योर है, ठीक है, कैसा ये मैच्योर, पूरा मतलब पूरा बन चुका है केंद्रक इस टाइम। तो ये इसका साफ आंसर है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली नहीं, सॉरी केंद्रक झिल्ली कर लेना, ठीक है, केंद्रक झिल्ली आपकी नहीं पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठे क्वेश्चन पर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य मैंने बताया था, देखिए इसमें उत्सर्जन का कार्य नहीं है, उत्सर्जन का कार्य नहीं, पाचन का कार्य नहीं है, तो श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं सातवें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखिए मानव शरीर में किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आपको बताएं RBCS में जो केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में कौन सा केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका फुल फॉर्म होती है RBC की, तो ये होती है आपकी क्या कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट देखें यकृत, देखिए यकृत के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, तो आप याद रखेंगे हिपैटिक सेल्स, ठीक है, हिपैटिक सेल आपकी किसे पाई जाती हैं यकृत के अंदर। आप देखिए जब भी कोई मेडिसिन खरीदते होंगे यकृत की, उसके ऊपर हैप जरूर लिखा होता है, तो हैप का मतलब होता है हिपैटिक सेल्स, और ये ऐसी सेल हो जाती हैं दोबारा मतलब पुनः विकसित हो जाती हैं। सेल एक ऐसी हैं पुनः विकसित हो जाती हैं सेल। तो आपने कहीं पढ़ा भी होगा मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो पुनः विकसित हो जाता है, तो वो यकृत, ठीक है, पुनः विकसित हो जाता है यकृत। आगे देखते हैं, देखिए श्वेत रक्तकणिका कहाँ है, श्वेत रक्तकणिका की फुल फॉर्म होती है, मतलब इसे कहते हैं WBC, इसे WBC कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये कहते हैं RBC का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 120 दिन, 120 दिन का होता है, और श्वेत रक्तकणिका का 4 से 5 दिन का होता है, ठीक है, श्वेत रक्तकणिका का 4 से 5 दिन का होता है, सही। तो इस तरह से करके हम इसे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का अच्छा चालक तथा विद्युत का कुचालक है। देखिए ऊष्मा का तो वो अच्छा चालक होना चाहिए, लेकिन विद्युत का कुचालक होना चाहिए, ऐसा कौन सा है, ठीक है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो ये आप देखेंगे आप क्या कहते हैं, कौन सी मतलब ऊष्मा का अच्छा चालक और क्या कहते हैं विद्युत का कुचालक है। तो इसमें अवरक जो है, अवरक जो होता है
वो आपके घर पे प्रेस होंगी, प्रेस का जो फिलामेंट होता है, प्रेस का जो फिलामेंट होता है उसमें आप इसे देख सकते हैं। तो अवर्क जो है वो क्या होता है कि ऊष्मा का तो वो चालक होता है, मतलब उसमें से हीट तो पास हो जाती है, लेकिन क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो अवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ी देर का वेट करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया था, नामे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है आपके लिए कि बहुत लोहे में बहुत शीघ्र जंग नहीं कहाँ लगती है। देखो, बहुत शीघ्र जंग जो लगती है वो आपकी समुद्र के जल में लग जाती है। ठीक है, समुद्र, ये मैंने क्रिया लिखी थी। मतलब जो लोहा है, ये देखिए लोहा का सूत्र जो होता है वो आपका Fe होता है। ठीक है, फेरस कहते हैं इसके लिए। जब ये लोहा कहाँ रखा है, जल के संपर्क में रखा है, तो F इसके अंदर क्रिया कर क्या बनाएगा, FeO बनाएगा, मतलब इसके साथ क्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगा, तो ये जो बनता है आपका फेरस ऑक्साइड बन जाता है। ऐसे ही जब देखिए ये लोहा है, Fe जो आपको कहाँ पर रखा है, ये वाला Fe की बार हमने अम्लीय माध्यम में रखा है। ये एक अम्ल है ना, इसे अम्ल कहते हैं। बैटरी का तेजाब जो होता है ना, कौन सी वाली बैटरी, ये कार वाली बैटरी के अंदर का। ठीक है, कार वाली बैटरी में, तो इसे Fe के जब क्रिया हम इसके साथ कराएंगे H2SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा। ये भी जंग का रूप है, ये भी जंग है। ठीक है, ये दोनों जंग ही है, ये भी जंग है, ये भी जंग है ना। तो आपको कौन सा जल है इसमें, समुद्र जल। समुद्र जल क्यों होता है, क्योंकि समुद्र जल जो है अधिक लवणीय होता है, मतलब अधिक लवणीय होने के कारण, अधिक लवणीय होने के कारण इसका और कोई वजह नहीं है, पर अधिक लवणीय होता है इसलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से शामिल नहीं है, मतलब बारूद में कौन शामिल नहीं, तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो इसमें शामिल होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट नहीं है, लीड सल्फाइड नहीं है, जिंक सल्फाइड नहीं है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो बारूद में पाया जाता है। आगे देखेंगे 11वें क्वेश्चन की ओर। रदरफोर्ड, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है, तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक हैं वो कौन है। देखिए मैं इसे मतलब रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये मेरी वीडियो ख़राब हो गई थी पहले जो बना रहा था मैं, तो इसमें आपको बताऊँगा मैं। आधुनिक आवर्त सारणी के आधुनिक केमिस्ट्री के जनक कहलाते हैं, वो कौन कहलाते हैं, केमिस्ट्री के जनक हैं इस टाइम, उन्हें क्या नाम दिया गया है, तो आधुनिक रसायन के जनक हैं वो हैं आपके एंटोनी लोवेजियर। एंटोनी लोवेजियर ने 2 नियम दिए थे। देखिए, रसायन संयोजन का नियम देकर, रसायन, इसमें आप याद रखेंगे, रसायन संयोजन का नियम है ना, रसायन संयोजन का जो नियम दिया था वो किसने दिया था, आपका एंटोनी वॉन लेवेज़ियर। और इससे ही क्या हुआ था, केमिस्ट्री की नींव डली थी, है ना, केमिस्ट्री की नींव जो रखी गई थी वो किस तरह की थी, रसायन संयोजन के नियम से। ठीक है, तो इसके जनक कौन है, एंटोनी वॉन लेवेज़ियर। मैडलिब जो आवर्त सारणी के जनक है आप जानते हैं। रदरफोर्ड के लिए नाभिकीय विज्ञान का जनक कहते हैं। रदरफोर्ड के लिए किसे क्या कहते हैं, नाभिकीय विज्ञान का जनक, नाभिकीय विज्ञान का जनक, या आप याद रखेंगे न्यूक्लियर साइंस के जनक हैं वो कौन है, वो रदरफोर्ड है के जनक के रूप में पढ़े जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ठोस में बदल जाती है। तो ये गैस से क्या बनाना, मुझे गैस से हमें डायरेक्ट ठोस बनानी है, तो उस क्रिया के लिए कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं, निक्षेपण। ठीक है, अगर हमें क्या कहते हैं, गैस से ठोस बनानी है, ठोस से डायरेक्ट गैस बनानी है, तो उसे कहते हैं आप ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। तो इसमें देख सब्लिमेशन में होता क्या है, आप मतलब जो वॉशरूम होते हैं, वॉशरूम में आपने ओडोनिल की टैबलेट रखी देखी होंगी। ओडोनिल की जो गोलियाँ वो स्वयं उड़ जाती है, मतलब ठोस होती हैं। कैसी अवस्था है इसकी, जब हम लाते हैं इसे ठोस, लेकिन ये धीरे धीरे करके जो है उड़ जाती है, मतलब इसे गैस की फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है। तो ये किस प्रकार के पदार्थ है, एक सब्लिमेशन। इसी प्रकार से अगर मैं एग्जाम्पल की बात करें हम, तो इसमें ऊर्ध्वपातन के जो ऊर्ध्वपातक पदार्थ के जो कौन है, NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो वास्तविक भौतिक नाम है वो क्या होता है, फिजिकल नाम अमोनियम क्लोराइड का
तो आप जानते हैं नौसादर है ना, इसके लिए नौसादर भी कहते हैं, नौसादर, नौसादर है ना। इसके बाद आप देखेंगे NH4Cl के बाद है आपका एग्जाम्पल में अगर बात करें तो कपूर, कपूर जो है वो स्वयं उड़ जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ऐसी जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती रही हैं कि कौन से दो ऊर्ध्वाधर पदार्थ हैं, तो आप याद रखना कपूर और नौसादर, ठीक है। 13वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने रसायन संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रखी थी? तो आप याद रखें इसमें जो है आपका लोबेजिए, कौन है? लोबेजिए इसके राइट आंसर हो जाएंगे। मैंने ये पढ़ाया हुआ था, रसायन संयोजन के नियम किसने दिए थे? रसायन संयोजन का जो नियम दिया था वो दिया था लोबेजिए ने, और रसायन का जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये याद रखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो याद रखेंगे आप, प्राउस्ट ने। किसने? प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो क्या गया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एंटोनी वॉन लेविस दे रखे हैं। रदरफोर्ड के लिए मैंने बताया था, दिमित्री मेंडलीफ है ना, दिमित्रिकुस मेंडलीफ। प्राउस्ट ने देखिए नाम है प्राउस्ट ने आपका क्या किया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। रसायन संयोजन का नियम किसने दिया था? एंटोनी वॉन लेविस ने। और एंटोनी वॉन लेविस के लिए रसायन विज्ञान के जनक भी कहते हैं, ठीक है। आधुनिक विज्ञान के है ना, आधुनिक केमिस्ट्री के जनक कहलाते हैं ये। अगली बात है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल कणों से मिलती है। ये NCERT क्वेश्चन है, ये आप जब NCERT पढ़ेंगे NCERT तो उनमें आपके लिए ये देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब भारत के पुराने दार्शनिक थे, उन्होंने वस्तु को कितने मूल तत्व बांटा था? 5 में, ठीक है। 5 तत्व कौन कौन से थे? देखिए अग्नि है ना, अग्नि थी उसमें, एक वायु, अग्नि, वायु है ना, फिर मृदा, जल है ना, और आकाश। इन 5 चीज़ों के लिए माना था हमारे भारत के जो मुनि थे है ना, उन्होंने, उनका नाम क्या था? चवार्क। देखिए मैं आपके लिए लिख कर दे देता हूँ, उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका चवाक्र दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक। और इनके द्वारा लिखा हुआ जो दर्शन शास्त्र वो कौन है? चवार्क दर्शन शास्त्र है ना। और चवार्क जो थे, देखिए अब एक बात आप सपोज कीजिए, अगर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, सॉरी वैज्ञानिक नहीं कह सकते इनके लिए, बाबा साहब आए थे ये तो खैर, कि इन्होंने जो है मतलब ये बता देता, चवार्क ने हमारे देश में बता देता कि ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन ये ना केमिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़ा सकता है ना, केमिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़ा गया इन्हें? अगर ये बात अगर रिसर्च हो गई थी तो मैं आपके लिए बता दूँ कि चवार्क दार्शनिक जो है, मैं आपके लिए भी लिखवाता हूँ। देखिए ये चवार्क दर्शन शास्त्र, चवार्क चवार्क दर्शन शास्त्र जो है, दर्शन शास्त्र ये जो है किससे रिलेटेड है? ये भौतिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? भौतिक से, इसलिए हम इसे केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता ये, अगर ऐसा ही है तो। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है ना, सूखी बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो सब पढ़ते होंगे, सूखी बर्फ है ना, सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। आगे है ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखिए फिजिक्स का जो क्वेश्चन है, फिजिक्स में आप ये देख रहे हैं ग्राफ, ये जो ग्राफ से संबंधित है, इसके लिए मैं क्लास लेकर आऊँगा अलग, तब आप इसके लिए पढ़ना, ठीक है। ग्राफ के अलग मैं जब क्लास लगाऊंगा तब पढ़ना। थी ग्राफ में इसमें जो दे रखा है, यहाँ पर दूरी है, यहाँ पर आपके समय है। अब एक बात बताइए, किस चीज़ ग्राफ है? तो दूरी बटे समय किसके लिए कहते हैं? दूरी बटे समय, मतलब दूरी और समय का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो याद रखना चाल के ग्राफ है। अगर आपके लिए दूरी ऊपर मिले, यहाँ पर अगर दूरी आपके लिए मान लीजिए यहाँ पर मिले और समय यहाँ पर मिले, तो आप समझिए ये किसका है? ये चाल का है ना। अब एक बात देखिए, ये किस प्रकार का है? ये किस प्रकार की? एक समान चाल है? नहीं, ये वस्तु स्थिर है। मैं आपके लिए बता दूँ, वस्तु स्थिर किस प्रकार स्थिर है? कि ये मान लीजिए एक ग्राफ में आपको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, यही है मान लीजिए, इसके लिए समय, इस समय है ना, इस तरह यहाँ पर समय है। ये मान लीजिए यहाँ पर पहले 1 सेकंड था, फिर ये 2 सेकंड हो गए, फिर ये 3 हो गए, फिर ये 4 हो गए। ये मान लीजिए वस्तु हमसे कितनी दूरी पर? 10 मीटर दूरी पर हमसे वस्तु रखी है। 10 मीटर दूरी पर यहाँ रखी है। हमने 1 मिनट पहले देखा तब भी वस्तु यहीं थी, 2 मिनट पहले देखा तब भी यहीं थी, हमने 4 मिनट तक देखा, सॉरी 4 सेकंड तक देखा तो वस्तु अपनी स्थिति पर थी। इसका मतलब ये है कि वस्तु किस अवस्था में है? मतलब इसके समय में चेंज हो रहा है, समय में बदलाव हो रहा है, समय में बदलाव हो रहा है,
समय तो बदल रहा है लेकिन क्या कहते हैं स्थिति नहीं चेंज हो रही। अगर जब क्या कहते हैं समय के साथ स्थिति नहीं चेंज हो तभी तो उसे गति कहते हैं, लेकिन हम इससे क्या कहेंगे इस वक्त स्थिर की वस्तु जो रुकी हुई है कि चल नहीं रही है। ठीक है, तो ये बात आपके लिए समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो ग्राफ की मैं अलग वीडियो लाऊंगा तब मैं आपके लिए बताऊंगा। ठीक, ग्राफ के लिए अलग सब वीडियो बनाऊंगा तब आपके लिए बताऊंगा कि मतलब किस प्रकार पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट होते 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी ग्राफ का है। उपरोक्त ग्राफ क्या दर्शाता है? देखिए ऊपर दूरी है, नीचे समय है, तो आप याद रखना किस प्रकार का है। ये एक समान चाल मतलब सॉरी ये जो है चाल का है ये ग्राफ, मगर हम पता कैसे करें किस प्रकार चाल का है। तो ये देखिए क्या कहते हैं, ये समय है यहाँ पर, ये तो समय है ना, नीचे ये दे रखा है। मान लीजिए 1 सेकंड है, यहाँ पर 2 सेकंड है, 3 या 4। यहाँ पर क्या कहते हैं, मान लीजिए 1 मीटर चला, फिर 2 मीटर पहुँच गया होगा, फिर मान लीजिए 3 मीटर चल गया, फिर 4 मीटर, है ना। तो ये पहले सेकंड जब देखा उसने तो 1 मीटर पहुँचा, दूसरे पल देखा उसने दूसरे क्षण तो 2 सेकंड में 2 मीटर, तीसरे सेकंड में 3 मीटर, चौथे सेकंड में 4 मीटर। अब एक बात देखिए, ये जो मतलब यहाँ पर इसे कहते हैं निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से मैं एक पैरेलल लाइन मतलब इस तरह से खींचते चला जाऊँगा जो मतलब इसके ये कट कर रहे हैं इन्हें, ठीक है, इन सिरों पे। तो आपके लिए ये देखिए यहाँ पर इसका जो डिफरेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 1 सेकंड है ये, 1 सेकंड में कितना चल रहा है यहाँ पर 1 मीटर। फिर अगले 2 में से 3 जाएंगे तो बताइए 1 सेकंड, अगले 1 सेकंड में कितना चल रहा है 1 मीटर। तो इसका मतलब ये एक समान चाल चल रहा है, हर 1 सेकंड में ये समान दूरी तय कर रहा है, तो इसलिए इसे कहते हैं एक समान चाल का ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन की ओर उपरोक्त ग्राफ क्या दर्शाता है? देखिए ऊपर क्या आपके बार है तो ये उसी की तरह ग्राफ, लेकिन यहाँ पर बेग है और यहाँ पर समय। तो बेग बटे समय क्या दर्शाता है, ये ध्यान रखना। बेग बटे समय हमेशा क्या दर्शाता है, बेग बटे समय हमेशा त्वरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है, त्वरण के लिए इसमें कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो त्वरण बेग बटे समय हमेशा त्वरण होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, बेग समान है ना, समय समान। तो इसमें देखिए इस तरह का अगर ग्राफ आ जाए आपके लिए तो ये हमेशा याद रखना एक समान चाल का। मगर यहाँ देख लेना कि बेग है तो एक समान त्वरण का, अगर यहाँ पर दूरी होती तो किस तरह का था, ये एक समान चाल का। तो इस समय ये इसका जो आंसर आपका राइट हो जाएगा वो ये आंसर इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण का। ठीक है, नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। देखिए गाड़ी जो होती है हमारी बाइक के अंदर 2 प्रकार के मीटर एक ही जगह लगा होते हैं। यहाँ पर जो लगा होता है आप देखते होंगे इनमें नंबर होते हैं 1 2 3 4, मतलब ये घूमते रहते हैं। इसके लिए ही ओडोमीटर कहते हैं, ये वाला ओडोमीटर होता है, इसके लिए ही ओडोमीटर कहते हैं। हमेशा याद रखना ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी के लिए। लेकिन यहाँ पर एक मतलब एक सुई टाइप लगा होता है कंपास, और वो हम देखते हैं जैसे एक मतलब यहाँ पर 10 20 इस तरह से, मतलब वो दूरी वो चाल के लिए नाप रहा होता है। तो इसमें गाड़ी में 2 प्रकार होते हैं, एक तो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर हमेशा क्या नापता है, गाड़ी की गति नापता है। ठीक है, और जो आपके लिए होता है ओडोमीटर क्या नापता है, ओडोमीटर दूरी के लिए नापता है, ओडोमीटर दूरी नापता है। ठीक है, तो इसके अंदर इसका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 20 और लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बाकी देखिए एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम कब होगा, कब अधिकतम त्वरण प्राप्त करेगा एक एथलीट, मतलब कोई दौड़ लगा रहा है ना, वो किस प्रकार के मतलब पथ पर अधिक से अधिक त्वरण प्राप्त करेगा। तो हमेशा याद रखना वृत्ति गति त्वरित गति होती है, आप पढ़े भी होंगे कि अगर ये मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, इस वाले बिंदु पर ये पॉइंट है ना, ये वाला बी पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट है, ये वाला डी पॉइंट है ना, फिर अगला ये मान लीजिए ई पॉइंट है ना, इस तरह से चल रहा है कोई वस्तु, ए है, ए से बी तक जाएगी तो इसके लिए अधिक वेग की ज़रूरत होगी, इससे ऊपर जाएगी तो इसे अधिक और ज़्यादा, इससे और ऊपर ज़्यादा, इसका जो वेग ये हर एक बिंदु पर अपना जो गति है वो चेंज कर लेगी, है ना। शुरू में देखिए तेज होगी, फिर ऊपर की ओर चढ़ रही होगी तो कम होगी, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आ रही होगी तो और तेज होगी। तो मतलब क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को तो त्वरण कहते हैं। जब वेग में परिवर्तन होगा समय के साथ उसके लिए तो त्वरण कहेंगे। तो सबसे ज़्यादा त्वरित गति किसमें होती है, इसके अंदर होती है, वृत्त के अंदर। ठीक है, वृत्त के अंदर सबसे ज़्यादा त्वरित गति होती है। तो आप याद रखना एक वृत्तीय पथ पर सबसे ज़्यादा त्वरण होता है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। ठीक है, तब तक के लिए अब अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का आने का इंतजार करें, कल मॉर्निंग में वीडियो जरूर आ जाएगी।